क्लास 11th लेसन नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है। आज एक नया पार्ट लाए हैं जिसके अंदर हम बॉन्ड पैरामीटर्स को देखेंगे, है ना। बॉन्ड पैरामीटर मतलब बॉन्ड से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में कि बॉन्ड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड वीक है तो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, है ना। किन चीज़ों के बदलने से बॉन्ड में फ़र्क पड़ता है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। इसी में सबसे पहला आता है बॉन्ड की एंथैल्पी। एंथैल्पी या एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर क्लास? और स्टार्ट करते हैं अब। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए क्लास, तो समझिए बात को। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, है ना। कोई बॉन्ड कितना स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है कि उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी देना पड़ रही है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर कोई दो एटम जो एक दूसरे से बॉन्डेड है, ये दो एटम है ए और बी हैं, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है, तो इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी मुझे देना पड़ेगी वो ही होती है इनकी बॉन्ड एनर्जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो एटम जिनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब कोई केमिकल बॉन्ड है, उस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है तो मुझे जितनी एनर्जी सप्लाई करना होगी उतनी एनर्जी मेरी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। वेरी इजी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट लेस पार्ट में मैंने समझाया था कि जब दो एटम्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है ना। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो एक दूसरे के पास आते हैं, और जब दो ऐसे मास बॉडी पास आती है या दो एटम जब पास आते हैं ना तो एनर्जी रिलीज होती है, या ये कह लो कि पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। वर्ड आपने सुना होगा कि जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, कोई बॉन्ड बनता है, तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाती है। तो जब बॉन्ड बना, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी निकली। अब जब उस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगी बच्चों। तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमको देना होती है दैट इज़ कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। बहुत सिंपल है ना। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। So, the amount of energy required, हमें इतनी एनर्जी चाहिए थी to break 1 mole of a पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। किसी पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड जो होते हैं उनके 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमको देना होती है, ठीक है। सो एज टू सेपरेट देम into gaseous atom, मतलब दो एटम्स को ब्रेक करके उनको गैसियस एटम बनाने के लिए। सिंपल सी बात है बच्चों, ये सब लिख याद कर लेना। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको दो एटम को ब्रेक करना है तो जो एनर्जी उनको सप्लाई करना पड़ेगी वो होगी आपकी क्या, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। क्योंकि एक बॉन्ड बहुत छोटा होता है बच्चों, एक बॉन्ड को जो एनर्जी देना वो बहुत छोटी होती है, हम उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं केमिस्ट्री में 1 मोल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1 मोल की। यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइप के 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी हमको देना पड़ेगी वो होगी हमारी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। HH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 1 मोल 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमको देना पड़ती है 433 किलो जूल पर मोल। अब यूनिट की बात कर लें। देखो एनर्जी है तो एनर्जी को हमेशा किलो जूल में लेते हैं, और हम हमेशा 1 मोल का निकाल रहे हैं। कितने मोल का? 1 मोल। इसलिए इसकी यूनिट जो होती है वो बन जाती है किलो जूल पर मोल। HH मतलब हाइड्रोजन के जो एटम हैं उनको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दी, कितनी दी?
433 किलो जूल 1 मोल, यानी अगर 1 मोल हाइड्रोजन को मुझे ब्रेक करना है और इन एटम्स को अलग अलग करना है, H और H को अलग अलग करना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देना पड़ेगी? 433 किलो जूल पर मोल। क्लियर हुआ है आपको? क्लास में आपको कुछ और एक टेबल शो कर देता हूँ जिसमें आपको और भी बॉन्ड एंथैल्पीज दिख जाएंगी। देखिए, क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी होती है 239 किलो जूल पर मोल, ब्रोमीन की 196, आयोडीन की 158, HCl, ऐसे बहुत सारे दी होंगी आपकी बुक में। आप भी बुक से पढ़ते हैं, बुक में ऐसी बहुत सारी टेबल्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक एवरेज बॉन्ड एंथैल्पीज हैं कुछ कॉमन बॉन्ड की, जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं। ठीक है, और बच्चों बॉन्ड एनर्जी से बॉन्ड की पावर समझ में आती है। दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी वो बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूँ कि दो बॉन्ड है ना, अगर दो में से जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है डेफिनेटली उनके बीच का बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो बच्चों क्या हुआ, सिंपल कॉन्सेप्ट था H और H, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बने होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड बने। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ H2O, मैंने आपको VSPR थ्योरीज में पढ़ाया हुआ है। चलिए बच्चों इसका एग्जांपल देखो, H2O के अंदर कुछ ऐसा होता है, मैं भी इसे कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं सिंपल समझा रहा हूँ आपको। एक HO के दोनों साइड H होते हैं, दो बॉन्ड है, OH के बीच में एक बॉन्ड ये है और OH के बीच में एक बॉन्ड ये है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब हम पहला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो अगर सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको इसको देना पड़ती है बॉन्ड एंथैल्पी अराउंड 502 किलो जूल पर मोल, है ना। जब इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, है ना। एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब इनके बीच में एक ही बॉन्ड बचा। लेकिन जब ये सेकंड बॉन्ड हमको ब्रेक करना होता है ना बच्चों, तो इतनी एनर्जी नहीं देना पड़ती है, ठीक है। तब हमको एनर्जी देना पड़ेगी अराउंड 427 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों? प्रोबेबली रीजन ये होगा बच्चों कि देखिए ये H पॉजिटिव हो गया, यहाँ O क्या हो गया है? नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव बॉन्ड इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को थोड़ा डिक्रीज कर रहा होगा, इसलिए ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो गया एज कंपेयर टू दिस टाइम, है ना। इसलिए सेकंड बॉन्ड, जो दूसरा वाला बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी निकली। तो अगर इस टाइप के बॉन्ड के लिए मुझे टोटल एनर्जी निकालना हो कि इस टाइप के बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं इनके लिए टोटल बॉन्ड एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो हम इन दोनों का एवरेज कर देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का एवरेज। डेल्टा H टोटल कैसे निकालोगे आप? इन दोनों बॉन्ड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, 502 प्लस 427/2, दोनों का एवरेज करके 929 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये आता है अराउंड 464.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर है क्लास? तो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट चेंज होने पर यहाँ पर क्या था? कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था, लेकिन बाद में जब एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक एटम पॉजिटिव हो गया और ये हो गया नेगेटिव एटम्स, ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्ड थोड़ा सा इनका वीक हो गया। ये कह सकते हो बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो गया और ये कम एनर्जी में भी ब्रेक हो गया। क्लियर है? अब हम ये देखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी को किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, हम लोग न्यू पेज पे देख लेते हैं, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, कि किसी बॉन्ड की जो एनर्जी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है ना। तो सबसे पहला वैल्यू क्या है बच्चों? सबसे फर्स्ट वैल्यू है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, एटम के साइज पर डिपेंड करती है बच्चों। कैसे डिपेंड होता है बच्चों? सिंपल सी बात है बच्चों, जितने बड़े एटम होंगे, सपोज ये 2 एटम थोड़े ज़्यादा बड़े हैं और ये 2 छोटे से एटम बना लिए, ठीक है, तो साइज़ बड़ा होगा तो एटम ज़्यादा पास नहीं आ सकते, है ना। एटम ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते, ठीक है। एटम के न्यूक्लियस जितना क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा ही बॉन्ड एंथैल्पी होगी।
तो अगर एटम का साइज़ बड़ा है तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी। एटम का साइज़ अगर कैसा है बच्चों, एटम का साइज़ अगर बड़ा है तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि एटम्स एक दूसरे के ज़्यादा पास में नहीं आ सकते हैं, एटम्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज में नहीं आ पाएंगे। आपको बहुत सिंपल सा डाटा बताता हूँ मैं आपको। क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन के बीच की बॉन्ड एंथैल्पी बताते हैं। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड एंथैल्पी होती है 239, ब्रोमीन ब्रोमीन की होती है 196 और आयोडीन आयोडीन की होती है 158। आपको पता होगा क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही ग्रुप में आते हैं, ये सब हैलोजन है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन। और हमने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे एटम का साइज बड़ा होता जाएगा। क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन तो देखो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी और कम। तो जितना बड़ा साइज के एटम होंगे ना बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी कम होगी। रीज़न सिर्फ इतना है कि उनके जो एटम्स है या न्यूक्लियस है वो ज़्यादा पास नहीं आ सकते हैं। बड़े साइज होने की वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, लार्जर द साइज ऑफ एटम, ज़्यादा बड़ा एटम का साइज है, स्मॉलर द बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी, है ना। इसमें ऑर्डर वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ, तो जनरली तो यही ऑर्डर फॉलो होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, फिर आता है बच्चों मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए क्या होता है। सेकेंड है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर या मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स मैंने क्या बताया आपको कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमारा, वो सिंगल डबल ट्रिपल होता है। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड भी बनता है, और कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है बच्चों। ठीक है ना, तो इन सब की एंथैल्पी अलग होती है। जैसे जैसे बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ेगा बच्चों, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होती जाती है। बॉन्ड उतना मजबूत होता जाता है, कैसा होता जाता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच के जो सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है 347 किलो जूल पर मोल। कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड की जो एंथैल्पी है वो इससे ज़्यादा हो जाती है 610 किलो जूल पर मोल, और ट्रिपल बॉन्ड की और ज़्यादा हो जाती है 836 किलो जूल पर मोल। ठीक है क्लास, तो आप क्या देख रहे हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करती है। सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड एंथैल्पी कम है, डबल बॉन्ड है और ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड में और ज़्यादा है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। बॉन्ड एंथैल्पी कब बढ़ती है, जब बॉन्ड का ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसका नाम है नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर पर भी डिपेंड करता है बॉन्ड एंथैल्पी, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे ना, बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जाएगी बच्चों। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। अपन बात कर लेते हैं पहले लोन पेयर की। कार्बन जब बॉन्ड बनाता है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होती, जीरो लोन पेयर, यहाँ लिख लो लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, इन दोनों में, दोनों एटम के पास 1 लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसका लोन पेयर इसके लोन पेयर को रिपल करेगा, जिससे इन दोनों को ज़्यादा पास नहीं आने देगा, मतलब स्टॉप करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें 1 लोन पेयर होता है दोनों के पास। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है, इन दोनों के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी 2 इसके पास भी 2। जब फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड बनता है बच्चों, तो इन दोनों के पास 3 और 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। तो इन चीज़ों पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो देखा जाए तो लोन पेयर सबसे कम है कार्बन में, तो इन सभी के अंदर सबसे ज़्यादा एंथैल्पी किसकी होगी, कार्बन की। सबसे कम किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्योंकि लोन पेयर बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाते हैं बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए ले लो आप, फिर से अभी हमने क्या देखा था, कार्बन कार्बन की 347 होती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच के सिंगल बॉन्ड, यहाँ बात हो रही है अभी सिंगल बॉन्ड की, डबल ट्रिपल की नहीं हो रही, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी होती है 163।
इनके डबल बॉन्ड की एंथैल्पी होती है 146 और इसकी होती है 139 किलो जूल पर मोल। सभी में किलो जूल पर मोल यूनिट है, ध्यान रखना। तो क्या देखा क्लास हमने? तुमने ये देखा कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं थी, बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा, एक लोन पेयर आया बॉन्ड एंथैल्पी कम हुई, दो लोन पेयर से बॉन्ड एंथैल्पी और कम हुई, ट्रिपल लोन पेयर से एंथैल्पी और थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी का डायरेक्टली रिलेशन है लोन पेयर से। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंथैल्पी को थोड़ा सा डिक्रीज करता है। तो क्लास आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए। बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर आप समझ चुके होंगे। बॉन्ड एंथैल्पी सिंपल सी बात है, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ। हायर द बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। जितनी ज़्यादा हायर बॉन्ड एंथैल्पी होगी दो बॉन्ड की, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। देख सकते हैं आप इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन का, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी देना पड़ेगी। इसके एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 347 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना होगी, जबकि नाइट्रोजन इनके लिए कितनी कम है। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ से। स्टूडेंट नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। अगला जो टाइप है वो है बॉन्ड की लेंथ। बॉन्ड लेंथ का तो सीधा कॉन्सेप्ट बच्चों कि जब कोई दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, तुमने क्या देख रखा है कि वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो ये फर्स्ट वाले की रेडियस, ये सेकंड की रेडियस, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, दोनों के बीच की न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ जो है वो हमारी बॉन्ड लेंथ हो जाता है। क्या हो जाता है? बॉन्ड लेंथ हो जाता है। या ये कह लो कि दोनों की जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, बस यही हमारी बॉन्ड की लेंथ है। कि बॉन्ड लेंथ क्या है ना? तो बॉन्ड लेंथ मतलब दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, कि दो एटम जो एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की एवरेज डिस्टेंस कितनी है। जनरली एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए दो तरीके होते हैं बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, अगर आयोनिक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड होते हैं, तो हम लोग उनकी आयोनिक रेडियस देखते हैं कि कैटायन की रेडियस कितनी है और एनायन की रेडियस कितनी है ना। तब हमारी बॉन्ड लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? आर कैटायन प्लस आर एनायन। कैटायन और एनायन की रेडियस को जोड़ दो तो उनके बीच की बॉन्ड लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ हो गई। सेम तरीके से हमारे आयोनिक बॉन्ड में भी होता है। आयोनिक बॉन्ड में भी क्या होता है, अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें कोवेलेंट रेडियस होती है। जो कोवेलेंट रेडियस को, दो एटम की जो कोवेलेंट रेडियस है, आप उनको प्लस कर दोगे तो वो उनका क्या बन जाएगा? बॉन्ड लेंथ बन जाएगा। सिंपल सी बात समझ गए बच्चों की बॉन्ड लेंथ मतलब दो एटम जो बॉन्ड बनाते हैं, उन एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंसेस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इट इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होती है बॉन्ड की लेंथ। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना ही वीक बॉन्ड होता है। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, लार्जर द बॉन्ड लेंथ वीकर द बॉन्ड, उतना ही वीक बॉन्ड होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो क्लास बॉन्ड लेंथ का हमने समझ लिया। बॉन्ड लेंथ को जनरली नापा जाता है या तो एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर में, आइदर एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर तो आपको पता ही है, नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, है ना। या पिकोमीटर में भी नापते हैं, पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻12 मीटर। ये तीनों चीज़ों में हम इसको मेज़र कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ देख चुके हैं। कुछ बॉन्ड लेंथ के लिए मैं आपको छोटा सा टेबल दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए आप एक टेबल, हमको यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की टेबल गिवन है। हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है 74 पिकोमीटर, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 199 होती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की 127। ठीक है, ऐसे अलग अलग बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ हमको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। स्टार्ट करें। तो बच्चों बॉन्ड लेंथ का डिपेंडेंस पहला तो होता है साइज ऑफ एटम से। बॉन्ड लेंथ जो होती है सीधा डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम, एटम के साइज पर। एटम का साइज है कैसा?
अगर एटम छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, एटम बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो इसका तो सीधा कनेक्शन है, लार्जर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर द साइज ऑफ बॉन्ड लेंथ, वैसे ही बॉन्ड लेंथ हमारी बड़ी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें, HCl और HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इन दोनों में एक चीज़ तो सेम है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ क्लोरीन और यहाँ ब्रोमीन है। क्लोरीन से बड़ा होता है ब्रोमीन, तो ऑब्वियसली इसकी बॉन्ड लेंथ जो ब्रोमीन की होगी वो क्लोरीन से कैसी होगी, ग्रेटर होगी। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बॉन्ड लेंथ होती है 141 पिकोमीटर, वेरस हाइड्रोजन क्लोराइड की होती है 127 पिकोमीटर। तो दिस इज द डिफरेंस, आपको डिफरेंस दिख रहा है आपको। साइज बड़ा होगा एटम का, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। क्लोरीन से ब्रोमीन छोटा है तो क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ भी छोटी है, ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा है तो ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ भी कैसी है, हायर होती है। क्लियर है आपको? तो साइज ऑफ एटम जैसे बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ वैसे ही इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। फिर आता है मल्टीपल बॉन्ड्स। यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट मामला है बच्चों। मल्टीपल बॉन्ड्स का ये है कि जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं तो एटम ज़्यादा पास आ जाते हैं, और एटम के पास आने से क्या होगा, बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। जैसे कि CC सिंगल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड और CC ट्रिपल बॉन्ड, तीनों की बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, डिफरेंट होती है बच्चों। CC सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, इनके डबल बॉन्ड की होती है 134 और ट्रिपल बॉन्ड की होती है 120। तो इससे क्या समझ में आया, इससे हमको यही समझ आता है कि बॉन्ड जितना सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड आएगा एटम ज़्यादा पास आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड और ज़्यादा क्लोज आ गए, मतलब सॉरी एटम्स जो है और ज़्यादा क्लोज आ गए तो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ और छोटी हो गई है। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा कम बॉन्ड लेंथ होती है डबल की, डबल बॉन्ड से कम बॉन्ड लेंथ होती है ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, चलिए थर्ड वैल्यू देखते हैं हम लोग। बच्चों जो थर्ड कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा नया है आपके लिए, जिसको कहा जाता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है अगले एक दो लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, है ना, हम आपको समझाएंगे, आगे बताएंगे। अभी इतना याद रखो, हाइब्रिडाइजेशन एक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ही होता है जो आपको थोड़े समय बाद मिलने वाला है, 1 या 2 लेक्चर के बाद आपको ही पता चल जाएगा क्या होता है। इसलिए अभी इतना सा ध्यान रखो कि बहुत प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, यानी बॉन्ड बनाने की नया तरीका है ये मॉडर्न तरीका है बॉन्ड बनाने का, जो हम डिस्कवर किया था साइंस लोगों ने। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जैसे कि sp3 होता है, sp2 होते हैं बच्चों, sp होते हैं। ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड को समझाने का नया तरीका है, कुछ नया तरीका है बच्चों, और कुछ भी नहीं है ना। एक टाइप की बॉन्डिंग ही होती है लेकिन एक न्यू वे में। ठीक है, इसको हम देखेंगे, आगे देखेंगे, अभी नहीं। तो इतना याद रखो कि हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी बॉन्ड लेंथ बदल जाती है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है और sp है, तो बॉन्ड लेंथ का बहुत डिफरेंस आ जाता है। हम देखते हैं CH CH और CH, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं तो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 111 पिकोमीटर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है 110। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होकर बन जाती है 108 पिकोमीटर। ठीक है, अभी इस चीज़ के लिए इतना सोचना मत आप, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, बस इतना याद रखना कि ये एक टाइप के बॉन्ड ही होते हैं या बॉन्ड बनाने का नया तरीका है। ठीक है, जैसे जैसा हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है बॉन्ड लेंथ भी बदलती जाती है बच्चों। क्लियर है? तो यहाँ हमने 2 चीज़ें क्लियर कर ली, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल। तो बच्चों बॉन्ड एंगल हम वैसे भी तो समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने VSPR थ्योरी पढ़ रखी है। VSPR थ्योरी में हमने क्या देखा था कि सेंट्रल एटम जो होता है हमारा, सेंट्रल एटम, जैसे सपोज H2O का एग्जांपल लिया था हमने। H2O जो है सेंट्रल एटम हमारा क्या हो गया है, O हो गया है, और 2 H इस टाइप से अरेंज होते हैं।
तो ये जो एच ओ और एच ओ जो बॉन्ड है, इनके बीच जो एंगल बनता है दैट इज़ द बॉन्ड एंगल। मतलब दो बॉन्ड्स के बीच में बनने वाला एंगल, सिंपली बात है। दो अलग अलग बॉन्ड जो हैं इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये हमारा बॉन्ड एंगल, ठीक है। ऐसे बॉन्ड एंगल, जैसे ये बॉन्ड एंगल अराउंड 104.5 समथिंग होता है, 1 इतने डिग्री का होता है। ये सब मैं ज्योमेट्री आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर इसको समझना है अच्छी तो VSPER थ्योरी का हमारा वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी और बता दूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट, जैसे कि C डबल बॉन्ड O है, तो इन दोनों एटम के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड है ये, तो ये यही इनके बीच का बॉन्ड एंगल। या बॉन्ड एंगल इसमें तो ज़रूरत ही नहीं बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट की। बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है बच्चों जब एटलीस्ट दो बॉन्ड हो। कितने बॉन्ड हो? दो। तो CO2 जो होता है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। मैंने आपको ज्योमेट्री में समझाया हुआ था, है ना। इसके अलावा NH3 हमने देखा था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी इसके अंदर, है ना। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है? नाइट्रोजन हमारा सेंटर में होता है, ठीक है। एक बॉन्ड ऊपर लोन पेयर का होता है, मतलब लोन पेयर उगता है, और 3H ऐसे प्लेन में होते हैं। तो इनके बीच जो एंगल बनता है ये होता है इनके बीच का बॉन्ड एंगल। मतलब कोई भी दो बॉन्ड्स के बीच से बनने वाला एंगल बच्चों हमारा बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। इसके अलावा BH3 मैंने आपको बताया था, BH3 में क्या होता है बच्चों? बोरॉन बीच में होता है और हाइड्रोजन ऐसे किसी ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर होता है, इस टाइप से। तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल सी बात है, दो एंगल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो हमारा बॉन्ड एंगल होता है। क्लियर क्लास? तो यहाँ पर आज हमने फिनिश किया है बॉन्ड पैरामीटर्स को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।